तो फोर्स को ऐसे देखा नहीं जा सकता, फोर्स को केवल एक्सपीरियंस करा जा सकता है कि अगर कोई चीज़ खींची जा रही है यानी कि पुल करी जा रही है तो वो भी पता चल जाता है कि इस चीज़ को खींचा जा रहा है, और किसी चीज़ को अगर पुश किया जाता है तो वो भी समझ में आ जाता है कि हाँ इसको पुश किया जा रहा है। तो फोर्स एक एक्सपीरियंस है, एक इफ़ेक्ट है, वो देखा जा सकता है। ठीक है, अब इफ़ेक्ट्स उसके क्या क्या होते हैं फोर्स के, वो नोट करेंगे। तो इसमें देखिएगा, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, तो इसके जो अलग अलग इफेक्ट्स हैं वो नोट करेंगे। फर्स्ट नोट करिएगा, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। सेकंड है, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। A force can stop a moving body. Third है, a force can change the speed of a moving body. Can change the speed of a moving body. Fourth है, a force can change the direction of a moving body. Fifth है, a force can change the shape and size of a body. Can change the shape and size. शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। आप जरा देखिएगा कि इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी मतलब सोचिए जैसे एक बॉल पड़ी हुई है, ज़मीन पर रखी हुई है। स्टेशनरी का मतलब है रुकी हुई है। तो उसको हमने अगर बॉल बैट से या अपने पैर से किसी भी चीज़ से हिट करा, यानी कि हमने उस पर फोर्स अप्लाई करा। फोर्स अप्लाई करा तो वो चीज़ धीरे धीरे मूव करनी शुरू हुई। तो फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। रुकी हुई बॉडी को मूव करा सकती है फोर्स, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। एक बॉल चलती हुई आ रही है, हमने हाथ से उसको रोक दिया, तो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। एक चलती हुई बॉडी को फोर्स रोक सकती है। थर्ड, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्स जो है किसी एक मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकती है। जैसे अगर कोई बॉडी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और हमने उस पर जो है बड़ी ताकत से हमने क्या है उस पर बैट से हिट कर दिया, तो हमने क्या करा, हमने उसकी स्पीड जो 2 मीटर पर सेकंड थी हमने उसको बढ़ा दिया, हमने उसको 4 मीटर पर सेकंड पर कर दिया। तो क्या हुआ कि हमने फोर्स अप्लाई करा तो जो मूविंग बॉडी थी उसकी जो स्पीड थी वो स्पीड को हमने चेंज कर दिया। ठीक है, हमने स्पीड को चेंज कर दिया। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्स किसी भी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। कैसे चेंज कर सकती है? जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, सामने से किसी ने बॉल को फेंका तो बॉल आ रही है हमारी तरफ, हमने बैट से उसको हिट कर दिया, हमने बैट से हिट करा तो अभी उसकी डायरेक्शन हमारी तरफ थी, अब उसकी डायरेक्शन हमसे दूर की तरफ हो गई, हमने फोर्स अप्लाई करके क्या करा, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। फिफ्थ है, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। फोर्स जो है किसी भी बॉडी की शेप को और उसके साइज़ को चेंज कर सकती है। शेप को और साइज़ को कैसे चेंज कर सकती है वो आप देखिए कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक टेनिस की बॉल है, ठीक है, या और कोई सॉफ्ट बॉल समझ लीजिए, तो अगर मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ यानी कि उसको दबा रहा हूँ, तो पहले उसकी शेप स्फेरिकल थी, अब स्फेरिकल नहीं रही, दब गई। ठीक है, उसकी शेप कुछ और हो गई। ठीक, और कोई और चीज़ देख लीजिए, किसी भी फॉर चीज़, एग्जांपल जब कार स्क्रैप यार्ड पे जाती है वो उसे कंप्रेस कर देती
बस सही बात है, ठीक है। तो अगर स्क्रैप में ले जा रहे हैं, किसी की कोई कार स्क्रैप हो रही है, उसको दबाया जा रहा है, ऐसे तो दबाते हैं। बड़ा वैसे डेंजरस एग्जाम्पल दिया। रबर बैंड, ये रबर बैंड वाला बड़ा अच्छा है एग्जाम्पल। रबर बैंड को खींचा तो आटे का डो, ठीक है, उसको गूंदते हैं आटे को, तो वो धीरे धीरे वो भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है। चलिए जी, अब जरा देखिएगा नेक्स्ट आप टॉपिक लिखेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। Balanced and unbalanced forces. Heading डालिएगा balanced forces. If the resultant of all the forces acting on a body if the resultant of all the forces acting on a body is zero, the forces are called balanced forces. The forces are called balanced forces if the resultant of all the forces, resultant का मतलब क्या है, net motion, net movement। तो अगर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं किसी एक बॉडी पर और उसके बावजूद भी उसका रिजल्टेंट कुछ नहीं निकल के आ रहा है, बॉडी जहाँ रखी है जस की तस है, हिल भी नहीं रही है वहाँ से, तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसे में जो फोर्सेज हैं वो सारी की सारी क्या है, बैलेंस्ड है। क्या है, इसके एक डायग्राम बनाएंगे। पेन तो नहीं चाहिए, पेन भी रखा हुआ था यहाँ पर, पता नहीं किसका, किसी ने ले लिया। ले लिया ना तुमने? हाँ यही वाला पेन, ये कल पता नहीं किसी ने पकड़ाया था। सही करो। बॉक्स does not move.
ये देखिएगा यहाँ पर हमने एक हैवी बॉक्स रखा है, हैवी बॉक्स को ग्राउंड की सरफेस पर हमने रखा हुआ है। अब क्या है कि उधर से हमने इस पर फोर्स लगाई, हमने इसको पुश करा उस साइड से, तो उस साइड से जब हम इसको पुश कर रहे हैं तो देखते हैं कि बॉक्स मूव नहीं कर रहा है, तो कोई ना कोई फोर्स तो होगी जो इसको रोक रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई चीज़ रखी हुई है, उस चीज़ को मैं यहाँ से पुश कर रहा हूँ, उधर से कोई फोर्स तो होगी जो इसको रोक रही है। तो हमने ये कहा कि वो जो फोर्स है, दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की फोर्स, उस तरफ से हम ऐसे इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉक्स ऐसे मूव कर जाना चाहिए, मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये फोर्स इसको रोक रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ऐसे ही अगर कोई बॉक्स है वो यहाँ ज़मीन पर रखा हुआ है, तो वो ज़मीन पर लगातार एक फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, और वो जो फोर्स है वो किसकी वजह से लग रही है? ग्रेविटी की वजह से लग रही है। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड पर रखा रहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड पर रखा रहता है, तो ग्राउंड उसको अपनी तरफ, अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो उसी से जो बॉक्स है उसका वेट बनता है, नहीं तो अगर अर्थ किसी को नीचे खींचेगी तो वेट ही नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जो वेट होता है ना, वेट की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, यही पढ़ा ना अभी तक। आगे से याद रखिएगा, वेट की यूनिट भी न्यूटन होती है, क्योंकि वेट जो है वो भी एक फोर्स है। वो जो किलोग्राम है वो यूनिट होती है मास की। ठीक है, वो मास की यूनिट होती है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही उसका वेट है, बॉक्स का वेट है। अब कोई फोर्स तो ऐसी भी होगी जो इसको यहाँ पर रोके हुए है, भाई कोई फोर्स तो होगी जो इसको ग्राउंड पर रोके हुए है, नहीं तो अगर फोर्स लगातार लगती जाती तो धीरे धीरे ग्राउंड को दबा दबा कर ग्राउंड के अंदर चला जाता, लगातार अगर फोर्स इस पर लग रही है। ठीक है, तो कोई तो फोर्स है जो इसको भी रोके हुए है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ, फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड। तो ग्राउंड जो है वो एक फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्ट करता है इस पर ऊपर की तरफ। तभी ऑब्जेक्ट लगा रहा है फोर्स नीचे की तरफ और ग्राउंड लगा रहा है इस पर फोर्स ऊपर की तरफ, ग्राउंड ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो दोनों फोर्सेज ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है। तो जो बॉक्स है वो ना तो ऊपर मूव कर रहा है ना नीचे मूव कर रहा है, स्टेबल ही रखा हुआ है। सिमिलरली हमने पुश की फोर्स लगाई इस तरफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो वो रुक गया, वो मूव नहीं करा कहीं पर। ठीक है जी, चलिए इतना करने के बाद में ये तो हुआ बैलेंस फोर्सेस। उसके बाद लिखेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे बैलेंस फोर्सेस में, दो बैलेंस फोर्सेस balanced forces cannot produce motion in a stationary body, cannot produce motion in a stationary body or stop a moving body they can however change the shape of the body. They will however change the shape of a body. For example,
देखिए बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा सकते। हमने माना कि हमारे पास एक ट्रॉली रखी हुई है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को तो ये जैसे है हैवी बॉक्स है, काफ़ी हैवी बॉक्स है, तो हैवी बॉक्स का एग्जांपल ना लेते हुए हमने कहा कि हमारे पास एक ट्रॉली है। तो ट्रॉली में क्या होता है? ट्रॉली अगर हैवी भी है तो उसके अंदर व्हील लगे हुए हैं, व्हील लगे हुए तो आसानी से मूव कर जाएगी, ठीक है। अब ट्रॉली को इधर से मैं पुश करता हूँ, उधर से तुम पुश करते हो, ठीक है। जितनी फोर्स मैं लगा रहा हूँ उतनी फोर्स तुम भी लगा रहे हो, तो ट्रॉली मूव ही नहीं करेगी। इसी को तो कहेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस। तो बैलेंस्ड फोर्सेस है, इधर से तुमने लगाया फोर्स, इधर से मैंने लगाया फोर्स, तो बैलेंस्ड है फोर्स, तो मूव नहीं कर पाएगा उसको। लेकिन हमने कहा कि हम इस वाले हाथ से और इस वाले हाथ से, दोनों हाथ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर लगाएंगे किसी बलून पर, तो बलून क्योंकि फ्लेक्सिबल है तो बलून भी मूव नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है तो वो दब जाएगा, तो इसका मतलब उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ ट्रॉली से रिप्रेजेंट है और कंपनसेटेड पेज फोर्स होगा। मतलब ऐसी फोर्स जो मतलब जैसे कार को क्रश कर देगा, है ना, इस तरीके की। तो हल्क वगैरह कुछ ज़्यादा देखते हो क्या? ऐसी मतलब ज़्यादा फोर्स वाले एग्जाम्पल हो, ये चीज़ ट्रॉली के साथ में हो सकती है कि अगर ट्रॉली जो है उस पर इतनी ज़्यादा फोर्स लगा दी जाए, ठीक है, कि जो ट्रॉली कोई तोड़ मोड़ दे, है ना, तो वो टूट जाएगी लेकिन मूव नहीं करेगी, ठीक है। अरे भाई अभिराज क्लियर है? अभिराज मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टडी करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। Unbalanced forces. If the resultant of all the forces acting on a body if the resultant of all the forces acting on a body is not zero, the forces are called unbalanced forces. The forces are called unbalanced forces. Unbalanced forces can move a stationary body. Or they can stop a moving body. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। To move a stationary object, we have to push it.
a stationary object, we have to push it with a force greater than the opposing force of friction. ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस ही किसी बॉडी को, रुकी हुई बॉडी को, किसी स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकती हैं या फिर किसी चलती हुई बॉडी को रोक सकती हैं। अनबैलेंस्ड फोर्सेस जैसे हमने ये कहा, जैसे यहाँ पर लग रहा है फोर्स ऑफ ओवर पुश, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर हमारा पुश करने का जो फोर्स है वो फ्रिक्शन वाले फोर्स से ज़्यादा हो जाए तो यही जो बॉक्स है ये बॉक्स इधर की तरफ मूव करने लगेगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए हम साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चलाते हुए हम ज़्यादा फोर्स ही ना लगाएं, हम इतनी ही फोर्स लगाएं जितना कि टायर्स के और फ्रिक्शन मतलब ग्राउंड के बीच में फोर्स लग रहा है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। तो हम चाहकर भी साइकिल को आगे नहीं चला सकते। हम सोचेंगे बहुत हल्का फोर्स लगाएं और साइकिल आगे चल पड़े, तो हमको थोड़ा सा ग्रेटर फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस वही होंगी जहाँ पर एक फोर्स दूसरे फोर्स से ज़्यादा होगा, तो जो फोर्स ज़्यादा होगा उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करना शुरू कर जाएगी। क्लियर, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। पीछे वालों को भी नहीं सुनाएगा। अरे बोलो ना जो कुछ ना मुझे सुनाई देगी वैसे अभी, और ये स्टाइल कुछ कुछ वैसे जैसे उसको माइक का स्टाइल है। पहला शब्द जोर से बोल दिया, अगला शब्द सर समझ लो अपने आप, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन 8th क्लास में भी था, थोड़ा जोर से बोला करो तो सुनाई देगा। नहीं एक बार बताओ, मेरे कान कुछ कम हो रखे हैं क्या? तो वर्णित थोड़ा जोर से, उसको पता नहीं क्या बोलूँ मैं कर, मुझे बोलो उसको पता नहीं क्या बोलूँ। लॉज ऑफ मोशन 8th क्लास में भी था, लेकिन अब जरा आगे बढ़ो, डिटेल में बढ़ो। और वो अभी भी चल रहा है क्लैपिंग वाला प्रोसीजर क्लास में, या कुछ होगा? ये काम स्कूल में करते हैं बैक बेंचर्स, तुम आगे बैठते हो पीछे। ये ऐसा खतरनाक है कि बीच वालों को किसी का शक नहीं जाएगा, ठीक है। ये बीच में बैठ कर क्लैपिंग कर देगा, पकड़े जाते हैं बेचारा पीछे वाले। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिखिएगा। न्यूटन हैज गिवन 3 लॉज टू डिस्क्राइब Newton has given 3 laws to describe the motion of bodies, describe the motion of bodies, full stop. These laws are known as Newton's laws of motion. These laws are known as Newton's laws of
लॉ ऑफ मोशन, पहले हेडिंग डालेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बताओ कोई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वही है अर्थ वाला, ये बताओ तो। अरे कुछ तो याद होता हल्का फुल्का, सोचो सोचो बताओ तुम्हारे। बताओ भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अभिराज याद आ रहा है कुछ? चलो भाई एक तो बता दिया, हाँ फर्स्ट लॉ, अभी ये सुन भी नहीं रहा, बताओ बताओ, नहीं याद आ रहा ना? चलो तो सुनो क्या होता है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है एवरी बॉडी कंटिन्यूस, आगे आता है, टू बी इन इट्स स्टेट, थोड़ा बहुत याद कर हाँ तो थोड़ा बहुत ही बता दो। सही याद कर रहा था। अच्छा ये तो याद कर रहा था, तुम बताओ। छोड़ो छोड़ो, देखिए एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until and unless some external unbalanced force acts on it। कोई भी बॉडी है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है ना, रेस्ट में ही पड़ी रहेगी जब तक कोई आकर उसको फोर्स में लगा दे उसको, ठीक है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है दिखाई देता है सुबह सुबह के टाइम, कि अगर हम सो रहे हैं तो सोते हुए ही पड़े ही रहेंगे जब तक कि मम्मी या पापा आकर एक लगा न दे तो बेटा उठ जाए, स्कूल जाने का टाइम हो गया। इंटरनल ड्राइविंग फोर्स होती है। थैंक यू। क्या सीधा क्रिकेट के पिच से आ रहे हो क्या? यस सर। आज ये जो है ना भास्कर तुम्हें देखकर जो है वो वैसा हो जाए, खुश हो जाए। सर अभी तो मैंने अपनी जर्सी नहीं पहनी है, डबल खुश हो जाना है फिर। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी, उसमें इंटरनल ड्राइविंग फोर्स लगती है, अंदर से एक फोर्स लगती है कि बेटा नहीं उठा ना तो दूसरी डबल फोर्स लग जाएगी, मम्मी का हाथ या पापा का हाथ। सर सैटरडे संडे को ही अपना बोलता हूँ। हाँ उसमें भी एक इंटरनल ड्राइविंग फोर्स होती है कि आज स्कूल नहीं जाना है, आज मुझे कुछ और काम करना है, ठीक है। तो कोई ना कोई फोर्स तो लगती ही है जो आपको उठाती है। अच्छा एक दूसरा भी है, अगर कोई बॉल मतलब अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट वाला तो दे दिया हमने एग्जाम्पल, और यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एंड अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइज ऑन इट। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है बॉल लुढ़क रही है, लुढ़कती जा रही है, लुढ़कती जा रही है, रुकेगी ही नहीं कभी, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ ऐसा हो सकता है। फ्रिक्शन खत्म कर दीजिए, भाई फ्रिक्शन ही तो रोकता है किसी भी चीज़ को, आप फ्रिक्शन खत्म कर दो तो रुकेगी ही नहीं, बॉडी झूमती जाएगी और चक्कर लगाती चली जाएगी। और सर कैसे इन्फिनाइट स्लोप कहीं पर भी चले जाए वो रुकनी नहीं है, वो रुकनी नहीं है, चलती जाएगी। तो न्यूटन ने इसी चीज़ को बताया था, लिखिएगा। Every body continues to be in its state of rest or uniform motion until external forces applied on it। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाती तब तक वो चलता ही रहेगा, या रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा।
लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट बनाकर। हमारे स्कूल टीचर ने तो न्यूटन की जो थर्ड लॉ है वो भी बोल दिया कि गलत है। क्या मतलब उन्होंने न्यूटन का जो थर्ड लॉ है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन वाला, तो सर ने बोला वो भी गलत है। गलत क्यों? कुछ नया लॉ आ गया, कुछ और आज बताओ। सर ने कहा ऐसा। इन्होंने नहीं कुछ और बताना चाह रहे। लिखिएगा द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट the tendency of a body to remain at rest maybe or if moving Good evening, sir. good evening or if moving to continue moving in a straight line or if moving to continue moving in a straight line is called inertia. So inertia is that property of a body is that property of a body due to which it resists a change a change in its state of rest or of uniform motion. बता रेसिस्ट का मतलब होता है अपोज करना। रेसिस्ट का मतलब अपोज करना होता है, तो इसमें ये है एवरी बॉडी इसमें द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इफ मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही उसी स्ट्रेट लाइन में, जिस स्ट्रेट लाइन में चल रही है उसी स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी। ये जो प्रॉपर्टी है ना उस बॉडी की, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, अंदर होती है किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी। Inertia is that property of a body due to which it resists a change in its state of rest or of uniform motion. तो inertia वो प्रॉपर्टी है जिसमें अगर बॉडी रेस्ट में है तो भी अपोज करेगी, अगर कोई उसको मोशन कराना चाहे तो भी वो चाहेगी कि नहीं मैं रेस्ट में ही रहूँ, और मोशन में है तो भी वो चाहेगी कि वो मोशन में रहे, रेस्ट में ना हो। इस प्रॉपर्टी को inertia बोलते हैं। इतना करिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। सर आपने